रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि रात के 8 बजे हमारी क्राइम स्टोरीज़ का जो समय होता है वो शुरू होता है। तो चैनल अभी नया है तो आप लोग अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, तादाद में कमेंट्स करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि इस चैनल पर मैं आप लोगों को वो कहानी सुनाऊंगा जो अवैध संबंधों से बहुत ज़्यादा दूर होगी। आप लोग मेरे पुराने चैनल पर कहानी सुनते ही हैं अवैध संबंधों वाली, तो इसमें हम वो कहानियाँ सुनाएंगे जो कहीं ना कहीं समाज को सुनना भी चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जुर्म की दुनिया से कई लोगों के बारे में आपने उनकी कहानियाँ सुनी होगी और कई जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह भी हुए। लेकिन दोस्तों, जुर्म की दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब हम उनकी काली करतूतों के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि इस व्यक्ति को तो खुद से सज़ा देनी चाहिए, या फिर इस व्यक्ति को कानून में जितनी भी बड़ी सज़ाएं हैं उन सारी ही सज़ा को अगर इस व्यक्ति को एक साथ दे दिया जाए तो वो भी कम है। क्योंकि आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा ये कहानी है अक्कू यादव की। अक्कू यादव जिसका जन्म 1971 में नागपुर के अंदर हुआ था। अक्कू यादव वैसे तो बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली के अंदर जन्मा था। वो ज़्यादा सहूलियतें नहीं थी परिवार के अंदर। अक्कू यादव के 2 भाई और भी थे। अक्कू यादव बचपन से ही, या फिर यूँ कहें कि जब वो जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो वो कुछ ऐसी चीज़ों से इंस्पायर होता था जिन चीज़ों से आमतौर पर हर आदमी इंस्पायर नहीं होता। जैसे अक्कू यादव अगर कोई मूवी देखता तो उस मूवी में लोग अक्सर देखा होगा आपने कि हीरो से इंस्पायर होते, लेकिन अक्कू यादव जो था वो विलन से इंस्पायर होता। और अक्कू यादव सोचता कि इसकी यार लाइफ ठीक है, जैसा चाहे वैसा कर ले। इसलिए अक्कू यादव का जो नेचर था ये धीरे धीरे विलन वाला ही बनता चला गया, और जब उसको मौका मिला तो वो आगे भी बढ़ गया। अक्कू यादव जब इस लाइन में आगे बढ़ता है तो शुरुआत में वो छोटी छोटी चोरियां करता है, छोटी छोटी चोरियां करता है, और धीरे धीरे जब वो चोरियां करने लगता है तो इलाके के अंदर उसका नाम हो जाता है। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि अक्कू यादव को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस वालों का भी बड़ा हाथ था, क्योंकि अक्कू यादव अपनी चोरी किए हुए पैसों से कुछ पैसे पुलिस को पहुंचा दिया करता था। इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और दोस्तों, अक्कू यादव जब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो कोई भी व्यक्ति अगर अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता तो वो 1000 बार सोचता, क्योंकि इससे पहले एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति ने अक्कू यादव के खिलाफ जाकर पुलिस में कंप्लेंट लिखाई थी कि अक्कू यादव इस तरीके से कर रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। अच्छा, पुलिस वालों को चाहिए था कि वो अक्कू यादव को गिरफ्तार कर ले, लेकिन पुलिस वालों ने इसका उल्टा किया। अक्कू यादव को उस व्यक्ति का एड्रेस, उसका सारी चीज़ें बता दी, उसका नाम बता दिया कि इस व्यक्ति ने आके कंप्लेंट की है। अब उसके बाद में अक्कू यादव क्या करता है, अपने सारे साथियों को लेता है और उसके बाद में दोपहर के तकरीबन 3 बजे के आसपास उस व्यक्ति के घर पर पहुँच जाता है। अमूमन दोस्तों, गाँव के अंदर दोपहरी का अगर महीना है और दोपहरी चल रही है 2-3 बजे के आसपास, तो लोग हल्की नींद लेते हैं। वो व्यक्ति भी अपने परिवार वालों के साथ में हल्की नींद ले रहा था कि उसी समय दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है। अब वो व्यक्ति उठता है, उठने के बाद में दरवाज़ा खोलता है। अब जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता क्या है कि सामने अक्कू यादव खड़ा हुआ है। अब इस व्यक्ति की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि इसने ही पुलिस में कंप्लेंट लिखाई थी अक्कू यादव के खिलाफ जाके। अब ये सोचता है कि ये क्या हो गया। उसके बाद में अक्कू यादव इससे बातचीत में थोड़ा डराता धमकाता है। अब चूंकि एक चाकू ये पहले से ही छुपा कर लेके गया था, उसकी जांघ में मार देता है चाकू, और उसके बाद में ले जाकर एक पेड़ से उसको बांध देता है। अब धीरे धीरे ये जो बात थी चारों तरफ फैल जाती है कि अक्कू यादव ने किसी के ऊपर हमला कर दिया है। अच्छा, उस परिवार की जो महिलाएं थीं, किसी कोई बेटी थी, कोई माँ थी, कोई पत्नी थी, कोई बहन थी, तो ये उस व्यक्ति को बचाने के लिए आगे भागती है। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि अक्कू यादव के जितने भी आदमी थे सब ने बारी बारी से उन महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किया था। अब जब ये इंसिडेंट होता है तो यहाँ से अक्कू यादव की जो एंट्री होती है ये सीरियस क्राइम के अंदर हो जाती है। अब मामला पुलिस के पास भी जाता है, लेकिन पुलिस इस मामले में चूँकि पहले से ही इन्वॉल्व थी तो पुलिस इस मामले में ज़्यादा कुछ करती नहीं है। और अक्कू यादव धीरे धीरे इतना ज़्यादा पाप की तरफ आगे बढ़ जाता है कि बताया जाता है कि अक्कू यादव ने अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए, उसकी एक नया तरीका था दुश्मनों से बदला लेने का। दुश्मनों से बदला लेने के लिए कम से कम 40 से ज़्यादा रेप अक्कू यादव ने किए थे। इसमें बहुत सारी महिलाएं थीं और बहुत सारी बच्चियां तक थीं। इसमें 10 साल की बच्ची भी शामिल थी। और आप अक्कू यादव की दरिंदगी का, उसकी हैवानियत का, उसकी बहशत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक महिला जिसने 10 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था, अक्कू यादव ने उस महिला के साथ में भी रेप किया जिसने अभी 10 ही दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया था। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो जो महिला थी उसने अपने ऊपर कैरोसिन डालकर आग लगा ली। और दोस्तों, यही वजह थी कि उस पूरे इलाके में अक्कू यादव की जो दहशत थी वो घर कर गई थी। लोग अक्कू यादव से इतना ज़्यादा डरने लगे थे
कि लोग अपनी बच्चियों को ही अपने घर के अंदर बिठा रहे थे। लोग पढ़ाई करने के लिए भी नहीं भेजते थे, या तो कहते थे कि अपने रिश्तेदार के किसी के घर चली जाओ, लेकिन कुछ भी करो, घर में कैद रहो, लेकिन बाहर मत निकलो, क्योंकि अक्कू यादव कब किसके साथ में क्या कर दे कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि जुर्म की दुनिया के अंदर सुकून नहीं होता, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा आप अक्कू यादव की ज़िंदगी से भी लगा सकते हैं। अक्कू यादव अक्सर लोगों को इकट्ठा खड़े ही नहीं होने दिया करता था, क्योंकि अक्कू यादव को ऐसा लगता था कि कोई ना कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। लिहाजा अगर कोई 2-4 आदमी खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो अक्कू यादव को लगता कि मेरी बात कर रहे हैं, हो सकता है मेरे लिए कोई प्लानिंग करते हो। इसलिए अक्कू यादव उनको गाली गलौज देता, वहाँ से भगा देता और लोगों को न खेलने देता। इस तरीके से अक्कू यादव हमेशा लोगों को परेशान किया करता था। अक्कू यादव के जुर्म का जो कारवा होता है, ये ऐसे ही चलता रहता है। पुलिस की सपोर्ट रहती है। अक्कू यादव दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। कहा जाता है कि अक्कू यादव दुकानों से, मकानों से, किसी व्यापारी से जितने चाहता उतने पैसे ऐंठ लेता। वो मकानों पर कब्जे कर लेता, ज़मीनों पर कब्जे कर लेता। बताया जाता है कि ऐसे करते करते अक्कू यादव ने तकरीबन करोड़ों रुपए का व्यापार कर लिया था। अब अक्कू यादव का जो साम्राज्य था, ये धीरे धीरे इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था, पनपता जा रहा था। लेकिन इसी बीच में इस पूरी स्टोरी के अंदर एक फिल्मी एंट्री होती है एक लड़की की। इस लड़की का नाम होता है उषा नारायण, जो कि शहर से पढ़ के आई थी। उषा नारायण शहर से पढ़कर जब इस गांव के अंदर आती है, तो उसके बाद में जो गांव वाले होते हैं वो चाहते नहीं कि उषा नारायण यहाँ रहे, क्योंकि उषा नारायण पढ़ी लिखी भी थी, निडर भी थी। और इधर जो अक्कू यादव था, इसका जो जुर्म था वो चरम पर था। उसके बाद में उषा नारायण अपने गांव आ चुकी थी और उसी बीच में अक्कू यादव का उषा नारायण के पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है। अक्कू यादव वैसे ही आता है, पड़ोसी को गाली फकड़ी देता है और उनके घर की महिलाओं के साथ में गलत काम करने की कोशिश करता है। और ये सारी चीज़ें जो थी वो उषा नारायण देख रही थी। और जब अक्कू यादव वहाँ से गाली फकड़ी देखकर जो बदसलूकी महिलाओं के साथ कर सकता था वो कर जब वहाँ से जाता है, तो उषा नारायण जो थी वो उनके घर जाती है और उन महिलाओं से कहती है कि तुम पुलिस में कंप्लेंट लिखाओ। अच्छा, उन महिलाओं को ये डर था कि अगर हम पुलिस में जाएंगे भी तो कोई सुनवाई होगी नहीं, लिहाजा वो महिलाएं डर की वजह से पुलिस थाने जाती नहीं है। महिलाएं जाती नहीं है तो उषा नारायण फैसला करती है कि ऐसा कैसे चलेगा यार। तो उसके बाद में उषा नारायण खुद पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने जाने के बाद में अक्कू नारायण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन उषा नारायण को भी ये बहुत अच्छे से पता था कि पुलिस इसमें कोई एक्शन लेगी नहीं, क्योंकि पुलिस खुद अक्कू यादव के साथ में मिली हुई है और इस तरीके की बातें उन महिलाओं ने भी उषा नारायण को बताई थी। लेकिन फिर भी उषा नारायण जाती है और उसके बाद में उषा नारायण रिपोर्ट दर्ज कराकर घर वापस आ जाती है, अपना गेट वेट बंद कर अपने आराम से लेट बैठ जाती है, खाना वाना खाती है। माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे और इसी बीच में पुलिस जो थी वो उषा नारायण का एड्रेस, उसका नाम, पता सब जो था वो अक्कू यादव को दे देती है। अक्कू यादव वैसा ही करता है, अपने गुर्गों के साथ उषा नारायण के घर पे पहुंचता है, दरवाज़ा खटखटाने लगता है, बाहर निकलो, गाली फकड़ी देता है। अब उषा नारायण को ये पता था कि हाँ पुलिस ऐसा करेगी, इसलिए उषा नारायण घर में ही बैठे बैठे फिर से पुलिस को फ़ोन कर देती है और कहती है कि देखो अक्कू यादव मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, लिहाजा पुलिस की तरफ से मुझे सहायता प्रदान की जाए, मुझे प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन आप सभी को पता है कि पुलिस तो आनी नहीं थी और ऐसा ही होता है, पुलिस आती ही नहीं है। अब यहाँ पर उषा नारायण समझ रही थी कि अगर अक्कू यादव अपने गुर्गों के साथ में घर के अंदर घुस गया तो फिर वो मेरा बहुत बुरा हाल कर सकता है, वो मेरे साथ में कुछ भी कर सकता है, XYZ। इसलिए उषा नारायण के मन में एक आइडिया आता है, वो भागते हुए किचन की तरफ जाती है और जो गैस सिलेंडर था उस गैस सिलेंडर को खोल देती है। और जब पूरे घर में बदबू आने लगती है उसके बाद में गेट के पास जाती है और अक्कू यादव से कहती है कि देखो अगर तुम और तुम्हारे गुर्गों ने मेरे घर में अंदर आने की कोशिश की तो मैं सिलेंडर मैंने खोल रखा है, मैं आग लगा दूंगी, मैं तो मरूंगी ही लेकिन साथ में तुम सब भी मर जाओगे। अच्छा, अक्कू यादव को ये बातें बड़ी अटपटी सी लगती हैं, अजीब लगती हैं। लेकिन बाद में जब अक्कू यादव को गैस की स्मेल आती है तो उसके बाद में वो फैसला करता है कि चलो यार वापस चलो। और ये अक्कू यादव की पूरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी महिला ने उसका इतना पुरजोर विरोध किया था और अक्कू यादव वहाँ से खाली हाथ लौटा था। अब अक्कू यादव उषा नारायण के घर से खाली हाथ लौटा था, मुँह की खाकर लौटा था। ये बात जो थी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाती है कि कैसे उषा नारायण ने अक्कू यादव को वापस भेज दिया। अब जो लोगों का जज्बा मर चुका था, जिन लोगों के अंदर हिम्मत मर चुकी थी, उन लोगों की हिम्मत धीरे धीरे जागती है। उन लोगों को लगता है कि जब एक महिला होकर उषा नारायण उसका सामना कर सकती है तो हम लोगों का ज़मीर कहाँ मर गया है। इसलिए लोग जो थे वो अक्कू यादव के ख़िलाफ़ इकट्ठा होने लगते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं और बताया जाता है कि लगभग 100-150 लोगों की एक भीड़ अक्कू यादव को ढूंढने निकलती है। उनके हाथ में लाठी, डंडा, पत्थर जो था वो था।
अब अक्कू यादव को ये खबर मिलती है कि जैसे तैसे कर कर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं अक्कू यादव के खिलाफ और वो उसके ऊपर हमला बोलने वाले हैं। अक्कू यादव वहाँ से भागता है। भागने के बाद में वो उन्हीं अपने साथियों, अपने दोस्तों के पास में यानी पुलिस के पास में पहुँचता है और वहाँ पर जाने के बाद में कहता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिस पूछती क्या कुछ हुआ, तो कहता है कि लोगों की भीड़ मेरे पीछे है और वो मुझे मार देंगे। अच्छा, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। अब जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसके बाद में इसे साल 2004 में कोर्ट में पेशी के लिए लेके जाया जाता है। अब कहीं ना कहीं लोगों को ये खबर मिल जाती है कि अक्कू यादव को कोर्ट में पेशी के लिए लेके जाया जा रहा है, लेकिन महज पुलिस ये खाना पूर्ति कर रही है और हो सकता है कि अक्कू यादव आज जेल से छूट जाए। इसीलिए लोगों की एक भीड़ जो थी वो कोर्ट में पहुंच जाती है और जब लोगों की भीड़ पहुंचती है उसमें बहुत सारी महिलाएं होती हैं और इसमें एक महिला ऐसी भी होती है कि जिसका अक्कू यादव ने हाल ही में रेप किया था और उस महिला को देखकर अक्कू यादव आग बबूला हो जाता है। उसे गाली फकड़ी देने लगता है और कहता है कि आज मैं छूट जाऊंगा और उसके बाद में सबसे पहले तेरे साथ में ही वही काम करूंगा जो पहले किया था। ये सुनते ही वो औरत जो थी अपनी चप्पल निकालकर अक्कू यादव के ऊपर सीधी पड़ जाती है। कहती है कि आज तू रहेगा या मैं रहूँगी, और उसके बाद में वो उसके ऊपर चप्पल बरसाने लगती है। जब वो औरत अक्कू यादव के ऊपर चप्पलें बरसा रही थी, ये देखते हुए कुछ और जो औरतें, महिलाएं होती हैं वो अक्कू यादव के ऊपर टूट पड़ती है। 20 से 25, 30, 40 जितनी भी महिलाएं वहाँ पर थीं वो अक्कू यादव के ऊपर टूट जाती हैं। पुलिस अक्कू यादव को बचाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थीं जो अपने साथ में चाकू और अन्य हथियार लेकर गई थीं और बाद में सामने आया कि अक्कू यादव के जिस्म पर तकरीबन 43 जख्म आए थे और कुछ ही देर के अंदर अक्कू यादव की मौत हो जाती। कायदे से पुलिस को पहली बार में ही एक्शन में आना चाहिए था, लेकिन पुलिस यहाँ पर एक्शन में आती है और उन महिलाओं को ही गिरफ्तार करती है जिन महिलाओं से अक्कू यादव की हत्या हो गई। महिलाओं को गिरफ्तार कर कर कोर्ट पहुँचाया जाता है और साल 2013 में जब इन महिलाओं को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है तो लोगों की एक भीड़ जो थी उस कोर्ट के बाहर जाकर धरने पे बैठ जाती है और कहती है कि हम आत्मदाह कर लेंगे अगर इन औरतों को नहीं छोड़ा गया। मजबूरन कोर्ट ने उन औरतों को भी बाइज्जत बरी किया, लेकिन आप लोगों ने देखा कैसे पुलिस की सहायता से एक आम सा दिखने वाला व्यक्ति किस तरीके से उस इलाके में पूरा भौकाल बन के रह गया। लेकिन एक महिला की ताकत, उस ताकत ने एक तरीके से अपना रंग दिखाया और लोगों के अंदर हिम्मत आई। आप लोगों ने मूवीज़ के अंदर इस तरीके की चीज़ें देखी होंगी, लेकिन ये कहानी रियल कहानी है। और आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, हमारे इस चैनल पर जो कहानियों का सिलसिला है वो कैसा लग रहा है, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।